बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन। आईएएस, जीएस, ज्योग्राफी के सर्टेन क्वेश्चंस हैं जिसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हुए उसका सही जवाब ए है या बी है या सी है या डी है तो क्यों है, और अगर ऑप्शन सही नहीं है तो क्यों। तो इस तरह से आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों को। हमारा पहला सवाल है, with reference to the heating and the cooling of the atmosphere, consider the following statement। ये सवाल कहता है कि गर्म और ठंडा वातावरण होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है the lower layers of the atmosphere gets heated by conduction। तो सबसे पहले आप जानिए कंडक्शन क्या है। तो कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सपोज एयर मास है, तो अगर वो क्या कहता है हीटेड हुआ तो अपने समीपवर्ती एयर मास को भी वो धीरे धीरे गर्म करता रहेगा। तो अब आप समझें कि कंडक्शन से जो लोअर एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है वो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर की ये बात है कि लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जैसे हमारा तकरीबन 12 किलोमीटर तक का होता है अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाते हैं, फिर मेजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर जिसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं, एंड देन एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन हैं, सूर्य की किरणें हैं, हाँ आने वाली किरणें, आपातित किरणें, तो वो शॉर्ट वेव में आती हैं और अर्थ एक ब्लैक बॉडी है, वो कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ को रीरेडिएट बैक करता है, हाँ बैक रेडिएशन जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेयर पहले गर्म होता है, फिर ऊपर धीरे 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 गर्म होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। तो यानी कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग होती है वो प्राइमरीली कंडक्शन प्रोसेस से होती है। तो कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इज करेक्ट। तो इसमें पहला इज करेक्ट। सेकेंड इज वार्म एंड ड्राई लोकल विंड्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यूरिंग समर्स आर आउटकम ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस। एडवेक्शन को आप इस रूप में लें कि जिस तरह से ये वर्टिकल प्रोसेस है, अगर आप बात करें कि ये वर्टिकल प्रोसेस है, इस तरह का प्रोसेस है ये। तो धीरे 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 एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो यहाँ ज़्यादा हीटिंग होगी, ऊपर कम होती है। ये ट्रोपोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जितने भी तरह के एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती है आप उसका अध्ययन करते हैं। अब आप बात करते हैं जैसे, तो ये वर्टिकल हुआ पहला वाला। दूसरा वार्म एंड ड्राई लोकल विंड्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। पहले तो आप समझे कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है। तो 0 डिग्री इक्वेटर है से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ की बात करें और 30 डिग्री साउथ की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो कहते हैं वार्म एंड ड्राई लोकल विंड्स जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं समर्स में, ये एडवेक्शन प्रोसेस का नतीजा है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, आप जानते भी हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो ये ट्रेड विंड वाला जो बेल्ट है। अब आप देखेंगे कि सपोज ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है, जोन ऑफ डेबिलिटेशन भी कहते हैं इसको, डोल्ड्रम वाला भी जोन है, 0 डिग्री इक्वेटर वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब्सिडेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है। तो वार्म एयर और कूल एयर उस तरह से मिक्स होती हैं, इसीलिए डोल्ड्रम का ये जोन बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो एडवेक्शन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। इसकी बजाय ये मूवमेंट इस तरह का होता है। तो इसमें वार्म एयर जो है अगर कोल्ड एयर को रिप्लेस करती है तो उसको कहते हैं वार्म एयर एडवेक्शन, और अगर कोल्ड एयर वार्म एयर को रिप्लेस करती है हॉरिजॉन्टली तो इसको कहते हैं कोल्ड एयर एडवेक्शन। तो ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द ओशंस देन ओवर द कॉन्टिनेंट। सेम लैटिट्यूड पे
सपोज ये एक लैटिट्यूड है 30 डिग्री, नॉर्थ का ले लिए या साउथ का ले लिए, तो कहते हैं इंसोलेशन इज मोर, तो भाई सन से जो भी रेज आ रही है, फॉलिंग रेज, हाँ शॉर्ट वेव जो भी आ रही है, वो चाहे वो कॉन्टिनेंटल मास हो चाहे वो ओशियानिक मास हो, सब पे तो बराबर का बराबर पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि कॉन्टिनेंटल पे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ओशन में कम पड़ेगा, या ओशन में ज़्यादा पड़ेगा और कॉन्टिनेंट पे कम पड़ेगा, ये गलत है। इसलिए 1 and 2 ओनली, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरल सी इज लोकेटेड बिटवीन, तो अब आप देखें कि सपोज ये एरल सी है, एरल सी को आप समझिए एरल सी ये जो है ये उज्बेकिस्तान है, जहां का बाबर था। हाँ, मिडाइवल पीरियड में आपने पढ़ा होगा, द फाउंडर ऑफ मुगल सल्तनत। उज्बेकिस्तान इन साउथ एंड इन नॉर्थ कजाकिस्तान। तो आप देखें कि ये किसके किसके बीच है, तो आंसर इज डी, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के बीच में है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए और भी एरएलसी से रिलेटेड। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये पर्यावरणीय समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। कहते हैं 1960 का एक स्टडी हुआ था और उसके बाद 2010 में कहते हैं कि 60 में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था, इसका जितना फैलाव था पानी का, वो अब सिर्फ 10% ही रह गया है। यानी कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आया है यहाँ की इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। कारण क्या है कि जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ, आपको भी पता होगा जब, तो उस टाइम में इससे पहले एक सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट था, सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट। उससे क्या हुआ कि जो इसका मेन फीडर रिवर थे, जैसे ये सिर दरिया करके एक था जो कजाकिस्तान की तरफ से बह के एरएलसी में आता था, और उज्बेकिस्तान के साइड से आमू दरिया था। दरिया मतलब पानी, तो ये सोर्स ऑफ रिवर, तो ये दोनों रिवर इसमें आते थे। तो काफ़ी अच्छे यहाँ बढ़िया इकोलॉजी भी थी, वाटर सिस्टम भी बेहतरीन था। लेकिन सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट के कारण वाटर का डाइवर्जन हो गया और उसके कारण ये चीज़ें सूख गई। कहते हैं ये आइलैंड आर्किपेलागो, जो अगर एरल की बात करेंगे तो टर्किक और मंगोलॉइड, जो मंगोलिक टर्म में इसको कहते हैं आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स। ये सी ऑफ आइलैंड्स के भी नाम से जाना जाता है। तकरीबन 1100 आइलैंड्स इसमें हैं, लेकिन अब सब आसपास का जितना भी पानी है सब सूख चुका है। तो इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न, और उसके लिए एक इंटरनेशनल ड्राइव भी चल रहा है, एफर्ट भी चलाए जा रहे हैं यूनेस्को वगैरह और यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के भी द्वारा, कि इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इसका आंसर डी है कि एरएलसी इज लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब हमारा अगला सवाल है भारतीय उपमहाद्वीप के तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेराई रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अब सबसे पहले आप जाने कि टेराई रीजन क्या है। आप जानते हैं कि हिमालय के 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इसी को हिमालयन फुट हिल्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि हिमालय का फुट है ये पांव। तो
पर्वतीय पाद भी इसको बोलते हैं। तो अब आप देखें कि कहता है इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द भाबर बेल्ट। तो एक देखिए आप भाबर है, फिर एक होता है टेराई बेल्ट, एक होता है बांगड़ बेल्ट, और एक होता है खादर बेल्ट। तो कहते हैं इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ भाबर। और अगर आप कार्डिनली देखें तो यही स्ट्रक्चर है कि जैसे इंडिया की आप बात करते हैं तो 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, सपोज इंडस है तो यहां से इंडस निकलते हुए और ये अरेबियन सी में जाती है कराची के पास से। दूसरा हमारा है ब्रह्मपुत्रा, और तीसरा आप देख रहे हैं गैंजेटिक। 3 मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो हैं उसमें जो है सॉइल के टेक्सचर, कंपोजिशन वगैरह के आधार पे, उसके लोकेशन के आधार पे आप इसको जब देखेंगे तो सबसे नॉर्थ वाला पोर्शन इज नोन एज भाबर बेल्ट। तो भाबर बेल्ट सबसे पहले भाबर होगा, भाबर, फिर टेराई बेल्ट, फिर बांगड़ बेल्ट, देन खादर बेल्ट। नॉर्थ टू साउथ आप इस तरह से देखते हैं। तो जो ये भाबर बेल्ट है तो आप देखेंगे हिमालय से, सपोज एग्जांपल के बतौर अगर मैं बोलूं कि हिमालय से छोटे 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 स्ट्रीम्स निकलती हैं, छोटे 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 तमाम तरह से, जैसे पिंडारी अलकनंदा से आके मिल जाती है कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से आके मिल जाती है, होते होते देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, और ज्वाइंट स्ट्रीम जो है आगे बढ़ती है तब उसको हम गंगा कहते हैं। और ये गंगा पहली बार मैदान पे उतरती है हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास। तो जो वो वाला बेल्ट है जो माउंटेन से सटा हुआ जस्ट जो बेल्ट है वो भाबर बेल्ट कहलाता है। इट इज़ नॉट वेरी सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन नहीं होती है, इसलिए कि सॉइल पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण जो सूटेबल नहीं होता है। और इसमें मिनरल्स वगैरह भी, सिल्ट हुआ या क्ले हुआ, सैंड हुआ, कहाँ का अनुपात उतना नहीं है प्रॉपर, और प्लस अदर केमिकल भी जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेड होते हैं, इसी कारण वो बहुत सूटेबल बेल्ट नहीं है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है सॉइल ऑफ दिस रीजन इज प्राइमरली एल्यूवियल विच इज रिच इन नाइट्रोजन। तो जो एल्यूवियल सॉइल की बात करेंगे तो उसमें हमने जैसे बताया कि मिनरल्स की अगर हम बात करें तो सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, उतना तो है एल्यूवियल सॉइल में। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि केमिकल कंटेंट की बात करते हैं तो केमिकल कंटेंट में फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरिक एसिड और एल्केलीज वो होते हैं ज़्यादा, हाँ, और थोड़ा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं और मीथेन होते हैं। नाइट्रोजन एकदम मिनिमम होता है, इसलिए ये कहना कि एल्यूवियल सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट जो है रिच होता है, ऐसा नहीं है। अब रही बात दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। हम तो टेराई रीजन की बात जब कर रहे हैं, हाँ, तो इट इज लोकेटेड, टेराई रीजन इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ भाबर बेल्ट। ठीक है, तो दुधवा नेशनल, इसके बाद हो गया दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। जो दुधवा नेशनल पार्क है आपको उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी टेराई रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 और 3।
2 is wrong. Fine. So next question is, consider the following statements about dead zone. अब डेड जोन क्या है आप इसको समझिए कि ऐसा समुद्री इलाका जहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी हो तो रही है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, हाइपॉक्सिक कंडीशन एक होता है। हाइपॉक्सिक कंडीशन, तो हाइपॉक्सिक कंडीशन का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है कंटेंट जो है बहुत ही लो होगा, एबिस्मली लो होगा। तो लो लेवल, इट इज एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन वाटर बॉडीज, ये करेक्ट है। तो इट डजंट सपोर्ट एनी माइक्रोबियल प्रोसेस, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटोजोआ वगैरह, एल्गी, फंजाई, हाँ यीस्ट, मोल्ड वगैरह तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तमाम माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, लेकिन ये मतलब इसका कतई नहीं है कि अगर वो डेड जोन है तो माइक्रोबियल प्रोसेस, माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। तो आप देखेंगे जनरली कि साउदर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर का वेस्टर्लीज है, वेस्टर्ली विंड, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, आप इसको जो भी कहें। रोरिंग 40s यानी कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, रोरिंग 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यू नो, स्ट्राइकिंग 60s मतलब 60 डिग्री आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जोन में। तो 60 डिग्री साउदर्न जोन में आप देखेंगे कि ये वेस्टर्ली विंड बहता है। और चूंकि आप देखेंगे कि जनरली साउदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंटल मास, लैंड मास कम है, तो ऑब्वियसली माउंटेन वगैरह भी और उस तरह का फॉरेस्ट कवर जो कि विंड ब्रेकर का काम करता है, कम होने के कारण यहाँ पे हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। और आप जान जाइए कि ईस्टर्ली नाम है तो ईस्ट से बहेगी, वेस्टर्ली नाम है तो वेस्ट से बहेगी, ये पछुआ पवन एक तरह का हुआ। तो ये इस डायरेक्शन में बहती है और बहुत तेजी से बहती है, इसी कारण इसका अलग अलग स्पीड के बेसिस पे नाम दिया गया है कि रोरिंग 40s, दहाड़ता 40, इस तरह से फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, इस तरह से नाम दिए गए हैं। फिर जेट स्ट्रीम्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड, यू नो, ये नहीं है, ये जेट स्ट्रीम नहीं है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी हाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नहीं है। आप जानते हैं कि ये वेस्टर्लीज है, वेस्टर्ली विंड है, प्रिवेलिंग विंड है, परमानेंट विंड है, और अलग अलग लैटिट्यूड में साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करता है, इसीलिए इसका आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the correct sequence of atmospheric gases in the order of decreasing volume? तो आप देखिए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन निष्क्रिय गैस है, इनएक्टिव गैस है, आप जानते हैं। तो ये कितना हो गया, 8, 1, 9, 7, 99%, 0.1% अब बच गए आपके पास 0.9%। तो बाकी जितने भी हैं, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड लें 0.04% है, वाटर वेपर है, देन मीथेन है, तो ये सब मिला के नियॉन भी है। तो 2 प्राइमरीली इनएक्टिव गैसेज, निष्क्रिय गैसेज, आर्गन और नियॉन पाए जाते हैं। आप जब वायुमंडलीय गैसों की चर्चा करते हैं तो घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, ठीक है, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
विथ रेफरेंस टू ओशनोग्राफी द टर्म जायर, अब आप देखेंगे चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, आप देखेंगे कि जहां पे तेज परमानेंट विंड्स चाहे वेस्टर्लीज हों या ईस्टर्लीज हों, जब वो बहते हैं तो पानी पे मतलब समुद्र पे और या महासागर में जो करंट बनता है, उस विंड जेनरेटेड जो करंट होता है, उसके कारण आप देखेंगे कि इस तरह से ओशनिक सर्कुलेशन होता है। इस तरह का जो वॉर्टेक्स की तरह का जब सर्कुलर जब ओशनिक करंट अगर होता है तो उसको हम जायर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज a system of circulating ocean currents. B is the correct option. Consider the following Himalayan ranges: लद्दाख रेंज, काराकोरम, जांस्कर और शिवालिक रेंज। अब आप देखें, सबसे ऊपर काराकोरम है, तब है लद्दाख, तब है लद्दाख, फिर है जास्कर या जांस्कर, आप जैसा भी समझें, और फिर है शिवालिक। आप जानते हैं यही सीक्वेंस है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के पास से इंडस निकलती है। ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि इंडस किस दो प्लेटो या माउंटेन के बीच से होके अपने ओरिजिन के पास से वेस्ट की तरफ बढ़ते ही साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में घुसती है, नंगा पर्वत के पास से। नंगा पर्वत, वहीं पे आप जानते हैं इंडस गॉर्ज भी है। हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा गॉर्ज इंडस गॉर्ज। तो लद्दाख और जांस्कर के बीच से इंडस रिवर फ्लो करती है। तो यही सीक्वेंस है, काराकोरम, फिर लद्दाख, जांस्कर और शिवालिक। तो काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर और इसके बाद शिवालिक है। तो इसका आंसर हुआ 2, 1, 3, 4। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the Indus river system, consider the following statements. Chenab is the largest tributary of the Indus. ये तकरीबन Chenab is the largest tributary of Indus. This is correct. This is the largest tributary. तकरीबन 20 ट्रिब्यूटरी है, 20 ट्रिब्यूटरी हैं इंडस को। इंडस रिवर जो है, जो हमने आपको बताया कि लद्दाख और जास्कर प्लेटो के बीच से निकलती है और फिर पाकिस्तान में जाती है ये इंडस रिवर। तो जो इंडस रिवर है, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरी हैं। तो अब आप देखिए कि कैसे कैसे ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। 20 हैं लगभग इनके। तो ट्रिब्यूटरी दो तरह का होता है। रिवर ऐसे बह रही है, तो इधर की जो भी ट्रिब्यूटरी होगी तो उस सबको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर से जो भी आके इसमें मिलेगी, डायरेक्शन रिवर का ऐसे है, तो इसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो पंचनद, पंजाब की जो आप बात करते हैं, तो जहाँ पे पांचों नदियाँ मिलके और जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो बनाती है, ऊंच के पास पंजाब में एक जगह है, और वहाँ के बाद वो पंचनद होकर के जाती है। और मिठानपुर इज ए प्लेस इन पाकिस्तान, वहाँ पे जाके वो इंडस से मिल जाती है, मिठानपुर में आके मिल जाती है। तो अब आप देखें कि इसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, तो कैसे करके है। सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी, चेनाब और झेलम। अगर इसको साउथ टू नॉर्थ की तरफ अगर आपको सजाने के लिए भी आ जाए, तो आप ये कोड बना के चलें
जैसे हमने एक कोड बनाया, शैलेश बहादुर राय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडस में आके ऐसे मिलती है, साउथ टू नॉर्थ इस तरह से है। अब आप देखेंगे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली, तो आप देखिए कि इंडस ऐसे करके जा रही है। अब यहाँ से शिवकिला के पास से निकलता है सतलुज, सतलुज में आके ब्यास मिल जाता है। कहाँ पे आके मिलता है? हरिके बराज। ये ही हरिके बराज है जहाँ से इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर राजस्थान का, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया भी कहते हैं। वो यहीं के सतलज और ब्यास जहाँ मिलती है वहाँ से ये जो हमने बराज बनाया हुआ है उसका नाम है हरिके बराज। ये बहुत बड़ा वेटलैंड साइट है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड के रूप में इसको जाना जाता है। 1990 में जो रामसर कॉन्वेंशन के तहत इसको क्या कहता है, एक रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है इस हरिके वेटलैंड को। तब आप देखिए दूसरा है कि झेलम मीट्स सतलुज नियर हरिके वेटलैंड। तो झेलम जो है, झेलम उलर लेक की अगर बात आती है, उलर लेक की बात आती है तो उलर लेक अभी हमारा पीओके में है। तो उलर लेक के पास से वेरीनाग एक जगह है, वेरीनाग से झेलम निकलती है, श्रीनगर को वही पानी पहुंचाती है। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर। तो झेलम जो है सतलज से कभी मिलती ही नहीं है, सतलज से ब्यास मिलती है, सतलज से ब्यास मिलती है हरिके बराज में, ठीक है। और रावी आकर के मिलती है सतलज में, रावी चेनाब में आके मिलती है, चेनाब सतलज में मिलती है, और चेनाब से झेलम आके मिलती है। तो ये झेलम मीट्स सतलज नियर हरिके वेटलैंड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। झेलम मीट्स सतलज नियर हरिके वेटलैंड नहीं होगा, ब्यास मीट्स सतलज नियर हरिके वेटलैंड। तीसरा है रावी फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड पासेस थ्रू वुलर लेक। हमने बता दिया ये झेलम रिवर है जो कि श्रीनगर के श्रीनगर उसी पे अवस्थित है, उसी नदी पे, और वो वुलर लेक की तरफ से गुजरती है, अपना पानी वुलर लेक में डालते हुए फिर आगे बढ़ती है। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजवुड और महोगनी निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों से संबंधित प्रजातियां हैं? रोजवुड एंड महोगनी आर स्पीसीज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखिए पहला एग्जांपल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप समझें कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो फिर उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात अगर आप करते हैं तो सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, सबसे पहले ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा। ये सब ट्रॉपिकल में थोड़ा बहुत पाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेट, सब टेम्परेट, आर्कटिक, ऑल्पाइन ऐसे जोन्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिक्स में ही पाए जाते हैं। मोटा मोटी आप मान के चलें 0 से 30-35 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30-35 डिग्री साउथ। इसी में सबसे बड़ा अगर आप दो फॉरेस्ट की अगर आप बात करें तो एक तो अमेजोनियन फॉरेस्ट जो अमेजन रिवर बेसिन में है, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में प्राइमरीली, और दूसरा हम बात करें कि तो अमेजोनियन फॉरेस्ट हुआ, रेंडजीना फॉरेस्ट भी है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जैसे इंडिया में भी अगर आप बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन में, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन में आप देखेंगे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन में यहां पे आप देखेंगे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो इस जगह पे हमको इंडिया में यही प्राइमरीली ये जगह है जहां पे हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें
ये इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक तो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, मोर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल का जो बेल्ट होगा वहीं पे पाया जाएगा। हाँ, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। इसके जो ट्री होते हैं वो कैनोपी बनाते हैं, कैनोपी, ऐसे कैनोपी बनाते हैं। तो कैनोपी बनाएंगे तो अब आप सोचिए कि सनरेज आएगा तो उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। तो लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होता है, लग्जूरियंट एकदम प्रचुर मात्रा में ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। लंबे लंबे ट्रीज होंगे, 90-90 मीटर तक के ट्रीज ऑन एन एवरेज पाए जाते हैं। कैनोपी फॉर्म करेंगे तो सन रेज अंदर नहीं आ पाएगा। तो जो बारिश वाला जोन है तो ये पूरा का पूरा ये मार्शी लैंड हो जाएगा। हाँ, मार्शी लैंड, और इसी सब जगह पे मार्शी लैंड होगा, यानी कि पीटी सॉइल होगा, बॉगी सॉइल होगा, दबने वाला होगा। तो यहाँ पे बहुत तरह का वाइल्ड लाइफ स्पेसीज भी पाया जाएगा, लेकिन छोटे स्पेसीज नहीं होते हैं। प्लांट का अगर हम बात करें नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि इसके रूट्स बहुत लंबे होते हैं और ये पानी पूरा अपना कंज्यूम किए रहता है और सनरेज चूंकि नहीं आ पाता है यहाँ तक, तो इन लोगों का स्मॉलर स्पेसीज ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लार्जर स्पेसीज एकदम बड़े बड़े सब होते चले जाते हैं और इसका रूट्स भी बहुत लंबा होता है, लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है, एक पर एक पाइथन वगैरह और उस सब तरह के स्नेक की प्रजातियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जनरली आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो कॉन्गो रिवर बेसिन में, जो कि कॉन्गो जिसकी राजधानी किंशासा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, रिवर सिस्टम भी है, तो उस जगह पे भी पाया जाता है। और हमने फिर बता दिया अमेजन रिवर बेसिन, मेजर जो ब्राजीलियन फॉरेस्ट है, अमेजोनियन फॉरेस्ट, वो पाया जाता है। उसके जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं तो रोजवुड और महोगनी है, एबनी भी है, सिनकोना है, ये सब तरह के जो ट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। ऑल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें तो उससे पहले आप टेम्परेट पे आ जाइए। तो जैसे ट्रॉपिक्स खत्म हुआ तो फिर ये टेम्परेट वाला बेल्ट शुरू होता है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो टेम्परेट डेसिडुअस एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस दो होता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है 2 साल 3 साल में पतझड़ होता है, जो डेसिकेशन ऑफ लीव्स बोलते हैं, 2 साल 3 साल में होता है कोई इसका, और किसी भी सीजन में हो सकता है फॉल ऑफ लीफ। लेकिन टेम्परेट डेसिडुअस की अगर आप बात करते हैं या ट्रॉपिकल डेसिडुअस की भी बात करेंगे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप देखेंगे कि इसका एक फिक्स सीजन होता है, ड्राई सीजन। सपोज फरवरी मार्च वगैरह जो हम लोगों का ड्राई सीजन होता है, उसमें पेड़ को चूंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं मिल पाता है मॉइस्चर सॉइल से, तो उसके कारण वो जो है अपना लीव को शेड कर देते हैं, जिससे कि इट्स ए काइंड ऑफ बायो मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन बाय द प्लांट इटसेल्फ। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इसके अलग अलग होते हैं, जैसे मैपल वगैरह, हाँ जो ट्री का नाम है, बर्चेज, मैपल, ये सब तरह का, पाइन, ये सब चीड़ जिसको बोलते हैं, ये सब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ पर टेम्परेचर इक्वेबल कंडीशन में रहता है, वार्म होगा और मॉइस्ट भी होगा, वार्म भी होगा और मॉइस्ट भी होगा, बहुत हॉट नहीं होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और इसमें एक फिक्स्ड पीरियड में ही, सीजन में ही, मंथ में ही क्या कहता है, फॉलिंग ऑफ लीव होता है, पतझड़ होता है। अब आप आइए अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये वाला जो जोन है वो अल्पाइन फॉरेस्ट का होता है। तो अल्पाइन फॉरेस्ट को कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और इसमें भी अलग अलग तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं, जैसे बर्चेज वगैरह हुआ, ये सब तरह के चीज जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात अगर करते हैं तो वो ड्राई इलाके में, जैसे आप डेजर्ट इलाका, आप जो भी डेजर्ट की बात कर लें, अमेरिका के मोजावे डेजर्ट की बात करें या सियरा नेवादा डेजर्ट की बात करें अमेरिका का, या हम क्या कहता है
टकला मकान जो चीन का डेजर्ट है, या गोबी मंगोलिया का डेजर्ट हुआ, या हमारा थार मरुस्थल हुआ जो पाकिस्तान तक फैला हुआ है राजस्थान से लेके, या और भी डेजर्ट्स की बात करें, वारबर्टन डेजर्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तो आप हर जगह देखेंगे नेजेव डेजर्ट है इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, तो या अन्नाफूद डेजर्ट सऊदी अरेबिया का है जो यूएई का, तो ऐसे सब जगह पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो वो ट्रॉपिकल रीजन के डेजर्ट्स आप जानते हैं जितने भी वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं सब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, आप कोई सा भी ले लें एक्सेप्ट फॉर गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया, जितने भी डेजर्ट हैं सब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, महाद्वीप के पश्चिमी इलाके में पाए जाते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे वो ट्रॉपिकल जोन होता है प्राइमरीली, और वहाँ जो फॉरेस्ट होंगे वो थॉर्न फॉरेस्ट होंगे। थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब लीव अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है थॉर्न के रूप में। तो क्या होगा, लीव अगर चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है वो प्लांट की कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही निडल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वैक्स की कोटिंग हो जाएगी उसके लीव वगैरह पे, स्टेम वगैरह पे, तो मिनिमम जो है वाष्पोत्सर्जन होगा और वो अपने आप को कंजर्व कर पाएंगे अपने वाटर को और अपने को ग्रो करा पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस सब के एग्जाम्पल अगर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का लें तो अकेसिया, रॉक्सबर्गहाई, देन आजादी रास्ता इंडिका, these are the famous example of tropical thorn forest. Next question is which of the following coast are associated with glacier trough? हिमनद गर्तों से निम्नलिखित में से कौन सा अंग संबंधित है? फ्योर्ड, जिसको हिंदी में तलवार बोलते हैं, रिया, एस्चुरीज। अब आप समझिए फोर्ड और रिया। फोर्ड एफ, तो फोर्ड और रिया। अब आप इसको समझें कि क्या है। फोर्ड की जब बात आए तो आपके दिमाग में नॉर्वे आ जाना चाहिए, और रिया की बात करें तो स्पेन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का फिजिकल फीचर्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सबको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, इसलिए कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन है वहाँ पे, स्कैंडिनेविया ओल्ड फोल्ड माउंटेन में वो गिना जाता है। आप देखेंगे कि नॉर्वे का अगर ये नॉर्वे है सपोज, तो आप देखेंगे इसके जो कोस्ट लाइन इंडेंटेड होते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। अब आपको बताते हैं, अभी हम लोग इंटरग्लेशियल स्टेज में हैं। जब आज से 1 लाख वर्ष पहले ग्लेशिएशन हुआ था तो उसको आइस एज बोलते हैं, हिम युग। तो अब क्या हुआ है, वही सब ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो सी लेवल राइज करेगा। इसमें क्या होता है कि 2 माउंटेन के बीच से समुद्र का पानी अगर आकर के इसमें है तो ये किस कंडीशन में हुआ, जब डीग्लेशिएशन हुआ, बर्फ पिघलना शुरू किया, बर्फ पिघला तो सी लेवल राइज कर गया। सी लेवल राइज करेगा तो वो घुस जाएगा, बड़ा सा समुद्र का पानी का हिस्सा 2 बड़े इसमें जब ग्लेशियर के पिघलने से जब यहां आ जाता है तो, और ये नॉर्वे के सीन में देखा जाता है, तो इस तरह के कंडीशन को फॉर्ड बोलते हैं। और दूसरा है रिया। रिया क्या हुआ, अब आप ये भूल जाएं कि ये ग्लेशियल जोन है। स्पेन की आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि वो सब ट्रॉपिकल जोन है। फ्योर्ड की जब बात होगी तो आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल के पास ऐसी चीजें दिखेंगी। तो रिया की जब बात करेंगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में अब आप देखेंगे कि जो रिया होता है उसमें क्या है कि जो रिवर बेड है वो अगर नीचे जाता है तो समुद्र का पानी उसमें घुसेगा। उसी तरह से क्लिफ के बीच से समुद्र का पानी जब घुसेगा, चूंकि
सबमर्जेंस ऑफ, हाँ, सब्सिडेंस ऑफ लैंड हुआ है तो उसमें पानी घुसता है, तो इस तरह के कोस्ट को रिया कोस्ट बोलते हैं। चेसापियाक बे इन यूएसए इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल ऑफ रिया कोस्ट लाइन। एस्चुरिन क्या होता है? तो एस्चुरिन आप देखेंगे कि सपोज नर्मदा हमारी नदी है जो अरेबियन सी में जाती है, तो वो एस्चुराइन बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो क्या है, ये डेल्टा नहीं बनाती है जैसे गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, कावेरी बनाती है। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। जो डेल्टा नहीं बनाती है तो आपको पहले ही शक हो जाना चाहिए कि वो तब एस्चुरिन रिवर होगा, चूंकि वो सीधा सीधी वो रिवर विदाउट मियांडरिंग, वो सीधा, चूंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई और समुद्र आ जाता है, तो वो उसमें जब चला जाएगा तो लाजमी है कि ये जो एक्वाटिक वाटर होगा, फ्रेश वाटर नर्मदा का फ्रेश है चूंकि, तो वो लाइट होगा, उसमें सैलिनिटी कम है। समुद्र का पानी जो है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सैलिनिटी और डेंसिटी जो है, लवणता और घनत्व एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो जैसे ही नदी का पानी समुद्र से टच करता है तो लाजमी है कि नर्मदा का पानी ऊपर होगा, इसलिए कि लाइट है वो, उसमें सैलिनिटी नहीं है, डेंसिटी कम है। और समुद्र के पानी में सपोज अरेबियन सी की बात कर रहा हूँ तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो ऊपर ऊपर वो बहेगी। एंड इट्स ए वेरी गुड प्लेस फॉर फिश कल्टीवेशन एंड सो मैनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। तो मैरिन इकोसिस्टम में जो एस्चुरिन जो इकोसिस्टम है उसका एक खासा महत्व है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियल ट्रफ। तो आंसर इज fjord, A is the correct answer. Next question is, which of the following is are warm ocean currents? अब आप देखें, ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, वार्म और कोल्ड। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स हैं, चाहे वार्म हो या कोल्ड हो, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये तो पहला हो गया, चाहे वार्म हो चाहे कोल्ड हो। अब आती है बात कि कौन करंट वार्म है और कौन कोल्ड है। तो अब आप देखें, फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट जो है फॉकलैंड करंट, सपोज ये साउथ अमेरिका है, तो फॉकलैंड करंट, यहां पे फॉकलैंड आइलैंड है, तो ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट जब भी होगा तो वो हाई ट्रॉपिक्स से लोअर ट्रॉपिक्स की तरफ जाएगा, यानी कि हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाने वाले करंट जो होंगे वो लाजमी है। हायर लैटिट्यूड है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा और वो जाएगा कोल्ड की तरफ, वार्म की तरफ जाएगा वो। तो जो फॉकलैंड करंट है वो कोल्ड करंट है। वेनेजुएला करंट की बात करें, लैब्राडोर की बात करें और ब्राजील करंट की बात करें, मोजाम्बिक करंट जो है सपोज ये अफ्रीका है, यहां पे मेडागास्कर है, तो इस तरह से ये करंट जाती है, सॉरी इस साइड से करंट आती है, तो यानी कि लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, तो लाजमी है ये वार्म करंट होगा। तो मोजाम्बिक करंट वार्म करंट हुआ।
मोजाम्बिक करंट इज वार्म करंट, फॉकलैंड करंट इज कोल्ड करंट, बेंगुएला करंट यहाँ पे बहती है, बेंगुएला करंट इज कोल्ड करंट। लेब्राडोर आप जानते हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का नाम आपने सुना होगा कि अमेरिका की अगर बात करते हैं ये कनाडा हुआ, ये यूएसए है सपोज, तो आप देखेंगे कि यहां से गल्फ स्ट्रीम जाती है और इधर से लेब्राडोर आती है, ये कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। ये इसीलिए ये जगह हमेशा अलग अलग, इसको बैंक्स बोलते हैं, वेरी फेमस फॉर, इंटरनेशनली फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिश, अलग अलग तरह के फिशेस यहाँ पे पाई जाती हैं, फिशरीज इंडस्ट्री बहुत थ्राइव करता है। तो लेब्राडोर इज कोल्ड करंट, लाइकवाइज बेंगुएला करंट इज कोल्ड करंट, लेब्राडोर इज कोल्ड एंड ब्राजील करंट। तो आंसर बी इज करेक्ट, 2 and 5। ब्राजील करंट इज ऑल्सो ए वार्म करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to salinity of ocean the term halocline refers to। halocline को आप सीधा सीधी समझिए, इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ जब सैलिनिटी का ग्रेडियंट सपोज यहां से जब देर इज स्टीप राइज इन सैलिनिटी तो उसको कहते हैं रीजन इन द ओशन वेयर देर इज शार्प राइज इन सैलिनिटी विद डेप्थ। बढ़ती हुई गहराई के साथ जब समुद्रीय जल की लवणता जहां से एकाएक स्टीपली राइज करने लग जाती है तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं हेलोक्लाइन। और लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी is known as isohaline, is known as isohaline and ये हेलोक्लाइन है। आप समझ गए, इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ एकाएक जब शार्प राइज होने लग जाता है सैलिनिटी और डेंसिटी में तो उस रीजन को हम लोग हेलोक्लाइन जोन बोलते हैं समुद्र में, डीप सी वाटर में होता है। और जैसे ही हम बात करते हैं कि लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी तो वो आइसोहेलाइन होता है। तो विथ रेफरेंस टू सैलिनिटी ऑफ ओशन द टर्म हेलोक्लाइन रेफर्स टू रीजन इन द ओशन वेयर देयर इज शार्प राइज इन सैलिनिटी विद डेप्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। This is the correct option. Which of the following African countries open out to the Atlantic Ocean? तो यानी कि अटलांटिक ओशन, अब अटलांटिक ओशन की आप बात करते हैं इस तरह का है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। अब कहता है कि जो अफ्रीका है, सपोज अफ्रीका है, तो अफ्रीका में आप देखेंगे कि अटलांटिक की तरफ कौन ओपन करेगा। सपोज ये पूरा अटलांटिक है तो कौन ओपन कर रहा है, तो आप देखेंगे कॉन्गो जो है यहां पे है, कॉन्गो में कॉन्गो रिवर जिसको जार रिवर भी बोलते हैं वही एकमात्र रिवर है वर्ल्ड में जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो उसी तरह से अफ्रीका की एक और नदी है रिवर लिम्पोपो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि
23.5 साउदर्न लैटिट्यूड को वो 2 बार क्रॉस करती है, रिवर लिम्पोपो, वो साउथ अफ्रीका में बहती। तो अब बात आती है कि नामीबिया। तो नामीबिया आप जानते हैं इसको पहले स्वापो भी कहते थे, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे साउथ वेस्ट वाला तो ये वाला पोर्शन हुआ, तो यही है नामीबिया। तो ये अटलांटिक से टच करती है, तो ये करेक्ट हुआ। दूसरा है कॉन्गो। कॉन्गो आप देखेंगे, कॉन्गो यहाँ पे है और इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ तक वेस्टर्न कोस्ट तक अफ्रीका के पड़ा हुआ है, सटा हुआ है। तो ऑब्वियसली अटलांटिक से भी वो ओपन अप है, उसके संपर्क में है। फिर आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया भी आप देखेंगे यहाँ पे है, वो ओपन अप करता है अटलांटिक की तरफ, लेकिन नाइजर यहाँ पे है। तो नाइजर इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, नाइजर इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि यही एकमात्र ऐसा है जो कि अटलांटिक की तरफ नहीं खुलता है। बाकी नामीबिया, कॉन्गो और नाइजीरिया तीनों के तीनों खुलते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर आंसर इज करेक्ट आंसर इज डी।